तो मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का नया लेक्चर जो कि है L8। और क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है जीव जगत का वर्गीकरण तो हम पढ़ रहे हैं और कहानी काफ़ी पढ़ चुके हैं हम। लेक्चर फ्लो जो चैप्टर फ्लो है वो आपको पता ही है कि क्या है। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्पेशली वो पढ़ने वाले हैं यूग्लिनॉइड के बारे में, उसके बाद अपघटित प्रोटिस्टा समूहों के बारे में, उसके बाद अपघटित प्रोटिस्टा समूह के जो और प्रकार हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और विषमपोषी प्रोटिस्टा क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, तो आप हो गए होंगे कंफ्यूज। तो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं कि लास्ट वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने प्रकाश संश्लेषी, जब हम प्रोटिस्टा का वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने उनको 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली थी प्रकाश संश्लेषी वाली, दूसरी अपघटित और तीसरी विषमपोषी। ठीक है, जो हमने चार्ट बनाया था। अब उसमें हमने प्रकाश संश्लेषी के 2 जो थे समूह वो पढ़ लिए थे। पहला था उसमें क्राइसोफाइटा जिसको हम डायटम्स भी कह रहे थे, और दूसरे जो थे वो थे डाइनोफ्लेजिलेटेड, और तीसरा था यूग्लिनॉइड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये यूग्लिनॉइड क्या होते हैं। तो यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो सबसे पहले इनका कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ आप सही समझ रहे हैं, ये यूग्लिना के नाम पर ही दे रखा है और स्पेशली यूग्लिना के लिए ही बनाया हुआ है। यह स्वच्छ जल व स्थिर जल में रहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर यानी नॉर्मल नदी तालाब में भी रहते हैं, साथ में स्थिर जल मतलब ऐसा जहाँ पे पानी ज्यादा हिलता नहीं है। जैसे नदियां होती है, कुछ नदियां होती है वो बहती रहती है, कंटिन्यूअसली बहती रहती है, उनमें कम दिखाई देंगे। बट स्थिर जल जैसे तालाब है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, या फिर कोई झील है जिसका पानी इधर उधर ज्यादा बहता नहीं है, बहता इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है ना। ऐसा नहीं, नदियां तो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और स्वच्छ जल में रहते हैं। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पेलिकल होता है। इट मीन्स इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो या तो आप बोल सकते हैं अनुपस्थित होती है, या अगर कोशिका भित्ति उसको कहना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट दूसरे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम देखते आए हैं कि जब हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पौधे के समान जो ये प्रोटिस्टा है उनकी संरचना पढ़ते हैं तो हमने देखा कि उनकी सेल्यूलोज से बनी होती है, डायटम की सिलिका से बनी हुई थी, ठीक है, और जो डाइनोफ्लेजिलेटेड थी उनकी सेल्यूलोज से बनी हुई थी। इनमें कोशिका भित्ति हम बोल सकते हैं है ही नहीं, क्योंकि कुछ कोशिका भित्ति जैसा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता, सिर्फ एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की लेयर मिलती है। अभी देखेंगे वो कहाँ होती है, जो बहुत ही लचीली होती है। ये जो लेयर होती है, जो परत होती है वो बहुत ही लचीला होता है, ये पेलिकल, उसको नाम दिया हुआ है स्पेशली पेलिकल, उसको कोशिका भित्ति नहीं कहेंगे। दूसरा, कशाब 2 होते हैं, एक छोटा और दूसरा बड़ा, ठीक है, 2 कशाब होते हैं। अभी देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हम इतना पढ़ लेते हैं, तो पहले यूग्लिना का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कैसा होता है यूग्लिना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। तो यूग्लिना जो होता है वो कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन युक्त लेयर होती है, तो ये लेयर है जिसको हम क्या कह देते हैं, पेलिकल कह देते हैं। ये एक कोशिकीय है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 2 कशाब होते हैं, इसमें 2 कशाब होते हैं। पहला कशाब जो होता है वो बड़ा होता है इस तरह से, कशाब मीन्स फ्लैजिला, और दूसरा कशाब जो होता है वो छोटा होता है, जिसको हम अलग कलर से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए वो। और यहाँ पे जो आपको ये गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा जो होता है इसको हम बोलते हैं गलेट। इंग्लिश में तो इसको गलेट बोलते हैं, बट अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो मुख समान संरचना लिख सकते हैं, इसको मुख गुहा भी बोल सकते हैं, बकल कैविटी भी बोल सकते हैं, तो ये बोला जा सकता है। यानी कि ये यहाँ से क्या करता है, जो भी एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी छोटे, इससे छोटे, ये भी बहुत छोटा है, इससे भी छोटे जो जीव होते हैं उनको खाने का काम करता है। और दूसरी स्पेशल, क्योंकि ये किस में आ रहा है, प्रकाश संश्लेषी में आ रहा है, तो ये खुद भी जो अपना खाना स्वयं बनाता है। एक तो क्या है, ये स्वपोषी भी है, और दूसरा ये विषमपोषी की तरह भी काम करता है। जब इसको
क्या नहीं मिले, सनलाइट नहीं मिले, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होगा, सनलाइट मिलना। मानो ये ऐसी जगह पे है जहां पे प्रकाश नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, तो ये कई बार कैसा हो जाता है, विषमपोषी, यानी कि दूसरे छोटे छोटे जीवों को खाने लायक हो जाता है। तो वो कहां से खाता है, यहां से, इसलिए इसको गलेट कहते हैं। तो पहला वाला जो फ्लैजिला है वो क्या काम कर रहा है, इसको तैरने में हेल्प कर रहा है, मतलब स्विमिंग में हेल्प कर रहा है। और दूसरा वाला जो फ्लैजिला है वो क्या करेगा, ऐसे सर्कुलेटरी मोशन उत्पन्न करता है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे घूमेगा, मुख के पास घूमेगा, तो क्या होगा, पानी में रह रहा है, जहां पे भी ये घूमेगा यहाँ पे ये ऐसे मोशन क्रिएट करेगा, पानी घूमेगा, साथ में क्या आ जाएंगे, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो इसके खाने लायक है वो इसके गलट में चले जाएंगे और वहां से ये इसको निगल लेगा। ठीक है, तो ये दोनों के काम आप याद रखें। हालांकि हमें इतना डिटेल में लिखना नहीं है क्योंकि युग्लिना का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, हमें सिर्फ ग्रुप पढ़ने हैं, लेकिन वही क्योंकि आगे के लिए कंपटीशन के लिए थोड़ा सा जानना इसको जरूरी है, इसलिए बता देते हैं आपको कुछ कुछ चीजें। दूसरा क्या है, और क्या डायग्राम याद हो जाता है ना, तो डायग्राम के साथ ये पॉइंट्स लिखना और इजी हो जाता है। बस डायग्राम याद रखो, वही लिखना है यहाँ पे। मैं आपको लिखे हुए पे डायग्राम बना रही हूँ, एक बार आप डायग्राम बना लो। मैंने भी कैसे याद कर रखा है, ऐसे डायग्राम याद करो, बस डायग्राम याद रखोगे तो लाइंस अपने आप याद आ जाएगी कि क्या क्या लिखना है। ये बनाया तो लिख दो ये पेलिकल है, फिर फ्लैजिला बनाए तो लिख दो ये द्विकशाभिक है, एक छोटा है एक बड़ा है। फिर तीसरी बात, अब हम प्रकाश संश्लेषी में लिख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा। तो इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट स्पेशल टाइप के होते हैं। कैसे, इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ऐसे रेडियली अरेंज होते हैं, इस तरह से फूल की तरह। वैसे ये पूरा एक ही है लेकिन ये दिखता ऐसा है रेडियली, ठीक है, मतलब अरीय रूप से बिखरा हुआ रहता है। तो ये है इसका क्या, क्लोरोप्लास्ट। जब ये क्या कर रहे होंगे, प्रकाश संश्लेषण कर रहे होंगे, तब ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा। साथ में इसमें कुछ दूसरे पिगमेंट्स भी हैं, यानी वर्णक भी हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट है तो होगा ही। क्लोरोफिल बी, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि नोट्स में आपको शायद नहीं मिले, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं और वीडियो तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। क्लोरोप्लास्ट और होता है इसमें जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। केंद्रक की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है, तो केंद्रक बना दीजिए। साथ में कुछ क्या होंगी, रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं समझते हैं ना, वैक्यूल्स। ये क्या करती है, पानी का नियमन, रेगुलेशन करती है, क्योंकि ये पानी में रहता है। जब वही आपने परासरण पढ़ा होगा कि जब अंदर सांद्रता जल की कम है और बाहर जल की सांद्रता अधिक है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा, मतलब इसके अंदर चला जाएगा इसकी मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो इस तरह से तो ये फूलता जाएगा और फट जाएगा। तो इसमें ये रिक्तिकाएं होती हैं, जनरली इसे संकुचनशील रिक्तिकाएं कहते हैं। संकुचन का मतलब जो संकुचित होती रहती है या फूलती या सिकुड़ती रहती है। तो ये क्या करती है, जल को जैसे जैसे एक्स्ट्रा पानी आता है उसको दूसरी ओर से बाहर निकालती रहती है। आप होते हैं ना, एक बात को इस कान से सुनना और इस कान से निकालना, वैसा इसने जल के साथ कर रखा है, ठीक है, ताकि ये क्या नहीं हो, फट नहीं जाए। आप भी जैसे ज्ञान ले लेके फट नहीं जाए तो आप क्या करते हो, इधर से ज्ञान सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, ठीक है, वैसा ही ये भी करता है। तो ये इसको ध्यान रखना है। साथ में इसमें कुछ खाद्य पदार्थों का संचय होता है, जैसे पादपों में स्टार्च होता है, और आपको डाई आइटम्स में बताया था वेल्यूरिन कण होते हैं। यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी छोटी छोटी बूंदें होती है, ये ड्रॉप्स होते हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं ये है पाइमेलिन, ठीक है। ये क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, पॉलीसेक्राइड है ये, जैसे स्टार्च है या सेल्यूलोज है, पर ये डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्या है, कण है, जो इसके अंदर स्टोरेज फूड की फॉर्म में रहते हैं। तो ये बात इतनी समझ में आई। अब
इसको जो युग्लिना है उसको क्या कहा जाता है, जीव जगत का कनेक्टिव लिंक यानी संयोजी कड़ी कहा जाता है। किसकी संयोजी कड़ी, पादप और जंतुओं की। क्यों बोला, तो पहला तो यही दिख रहा है, जंतु सारे क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, सारे विषमपोषी। तो एक तो ये विषमपोषी भी है, साथ में ये पादपों की तरह यानी प्लांट की तरह स्वपोषी भी है। दूसरा, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट का। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, और किस सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, एनिमल सेल में कोशिका। तो ये कैरेक्टर कैसा हो गया इसका, एनिमल जैसा। ठीक है, तो इन कैरेक्टर्स की वजह से ये क्या होता है, पादपों की तरह, कुछ लक्षण इसके पादप जैसे हैं और कुछ लक्षण इसके प्लांट जैसे, सॉरी एनिमल जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जंतु यानी एनिमल और प्लांट के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शनल में कि प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन सा है। तो ये है हमारा युग्लिना या युग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी, ये बात हम कर चुके हैं, और अनुपस्थिति में परपोषी या विषमपोषी होते हैं क्योंकि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ लक्षण पादप और कुछ जंतु के होते हैं, ये बात भी आपको बता दी गई है। इनमें पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक, अभी कहा हमने। उदाहरण क्या है इसका, युग्लिना। फोटोग्राफ दिख रहा है आपको युग्लिना का, ये देखिए पॉलीसेक्राइड स्टोरेज है यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे कण बनाए थे मैंने, पाइमेलिन जो बनाए थे वो है। न्यूक्लियस है इसके पास अपना, क्लोरोप्लास्ट भी है जो रेडियल टाइप का बिखरे बिखरे से रहते हैं। ये देखिए ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे होंगे जगह जगह पे, ऐसे बिखरे हुए रहते हैं रेडियल टाइप के। फ्लैजिला होता है, एक होता है तो फ्लैजिलम, दो होते हैं तो फ्लैजिला। सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सिंगल अगर है तो फ्लैजिलम और दो है तो फ्लैजिला। दो, एक से ज्यादा होते ही फ्लैजिला बोलने लग जाते हैं। तो एक तो ये फ्लैजिलम है, इसलिए यहाँ पे फ्लैजिलम लिखा है क्योंकि एक को बता रहा है ये, और दूसरा छोटा वाला है यहाँ पे इधर। ठीक है, जो क्या करता है, फूड को कैच करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको बात बता दी गई कि क्या होती है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका होती है जो पानी का नियमन करती है। सबके काम आप ध्यान रखें, लिख ले, कहीं नोट कर ले। और ये चीज यहाँ पे आपको एक रेड रेड कलर की चीज दिख रही होगी, ये है इसका आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या होता है, ये स्टिग्मा भी जिसे कहा जाता है, आई स्पॉट भी जिसे कहते हैं। ये आई स्पॉट क्या होता है, रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजेंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, इसीलिए ये रेड कलर का होता है। क्या काम है इसका, तो ऐसा कहा जाता है कि जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करता है, क्योंकि हमने इसका अभी साइकिल नहीं पढ़ा पूरा, तो उसमें ये हेल्प करता है। और साथ में इसको आई स्पॉट है तो कई तरह के एनिमल्स को, जो जैसे एनिमल ये खाता है उनको फूड को पहचानने में भी ये हेल्प करता है। ये दो काम हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आप इसको देखते रहिए। ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो मतलब लाइट को कलेक्ट करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी है तो लाइट को कैच करना पड़ेगा। ठीक है, युग्लिना में जो है, अगर हम जनन की बात करें, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो इसमें जनन जो है वो एक तो अलैंगिक भी होगा। अलैंगिक में हमारा वही एक तो खंडन, द्विविखंडन, जिसमें क्या होगा, ये पूरा दो भागों में बढ़ जाएगा और दो नए नए युग्लिना बना लेंगे, या फिर ये पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और नया युग्लिना बना देगा। इसके साथ इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, यानी लैंगिक जनन भी पाया जाता है। कुछ जातियों में, सब में नहीं है, युग्लिना की कुछ स्पीशीज में लैंगिक जनन मिलता है। ठीक है, एक दो स्पीशीज ऐसी है जिसमें लैंगिक जनन मिलेगा। इतना सिर्फ लिखना है आपको, ये लाइन ऐड करनी है, कौन सा क्या है इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा हमें ब्रीफ स्टडी करने को कहा है। हमने इतना युग्लिना पढ़ लिया, बाकी बुक में तो शायद थोड़ा बहुत एक दो लाइन्स दे रखी है। ठीक है, तो ये एक
याद रखें युग्लिना को और उसी के ऊपर ये कैरेक्टर्स याद रखें। दूसरा है, क्योंकि हमने प्रकाश संश्लेषी के तीनों पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे अपघटक प्रोटिस्टा। अपघटक का मतलब डीकंपोजर, जो क्या करते हैं, सड़ी गली मृत चीजों पे अपना इफेक्ट या डालकर खाना अवशोषित करते हैं। तो उसमें सबसे है अवपंक कवक, एक ही मिलेंगे इसमें। हमने जब फ्लो चार्ट देखा था प्रोटिस्टा के साथ तब देखा था आपने, स्लाइम मोल्ड जिन्हें कहा जाता है, अवपंक कवक कहाँ मिलेंगे, ये सड़ी गली चीजों पर मिलेंगे। ये कोशिकीय होते हैं, मतलब इनमें कोशिका होती है और जनरली कैसी होगी वो एक कोशिका, क्योंकि सारे प्रोटिस्टा एक कोशिकीय ही हैं, हमने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा हुआ है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं है। अभी इसको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूं मैं आपको इसका। यह सड़ी हुई चीजों व जीवों पर होते हैं या अंधेरी जगहों पर पाए जाते हैं। ऐसे खंडर वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे लकड़ियां वगैरह सड़ी पड़ी मिली हो, या नदी के किनारे ऐसी जहाँ पे झाड़ियों से बहुत अंधेरा ही अंधेरा हो रखा हो, लाइट कम आती है, वहां पे ये जनरली मिलते हैं। आपके घरों में भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है ना, और बंद कमरा है, मतलब लाइट का कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसी जगहों पर ये ज्यादा मिलेंगे। पिक्चर देख रहे हैं आप इसका, ये देखिए, ये सड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर ये स्लाइम मोल्ड जो है वो फैला हुआ है। ऐसे ही है ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं, यही स्लाइम मोल्ड है या अवपंक कवक है। बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और सड़ी गली लकड़ियों पे आपको फफूंद जैसे दिख जाते हैं ये, ठीक है। यह अपघटक का कार्य करते हैं, मतलब डीकंपोजर क्या होते हैं, जो सड़ी हुई चीजों से सड़ी हुई कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उनको लोअर फॉर्म में ले जाते हैं, डीकंपोजर्स। ठीक है, एक तरह से ये हमारे खाद्य जो चेन है, वेब चेन है, फूड चेन है, उसमें भी हेल्प करेंगे। कई कोशिकाएं एक साथ एक जेली समान प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थ से ढकी रहती है, जिसे स्लाइम कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, उससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, वो यहाँ पे है। क्या है कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये एक कोशिकीय है, तो इनकी जो कोशिका होती है वो कुछ ऐसी होती है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, तो जो कोशिका है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये सब अलग अलग क्या है, इसका उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, मलेरिया वाला, ये चीज भी मैं बता दूं आपको, मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग है, वो एक स्पीशीज है, उसका वैज्ञानिक नाम है, ये कोई एनिमल नहीं है। ये जो स्लाइम होते हैं इन्हीं को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जैसे रहते हैं। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जब हम प्रोटोजोआ ग्रुप पढ़ेंगे तब फिर प्लाज्मोडियम आएगा, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा है, ये प्लाज्मोडियम का साइंटिफिक नेम नहीं है, ये प्लाज्मोडियम ये है जो मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, ये आपस में क्या चिपक जाते हैं और एक जेली समान पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं इस तरह से, चिकना चिकना जेली जैसा दिखता है। आपको लास्ट फोटोग्राफ में दिख भी रहा होगा देखकर, ये देखिए कितने स्टिकी से शाइनी से दिख रहे हैं, तो इस तरह से होते हैं ये। तो इसीलिए ये एक एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो ये पूरा जेली जैसा बना लेते हैं, इनमें कोशिका भित्ति है नहीं, तो ऐसे जेली जैसे स्लाइमी आता है ना खेलने का, बच्चों को आपने खेलते हुए देखा होगा, बस वैसा ही कुछ, लेकिन वो स्लाइमी पूरा आपको एक दिखता है। लेकिन ऐसा इमेजिन कीजिए कि उस स्लाइमी में ये बहुत सारे क्या है, प्लाज्मोडियम है, और ऐसे खिले मतलब मिले हुए हैं, तो ये जेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक जो ये पदार्थ है ये सिक्रीशन करते हैं, और इसी को हम स्लाइम कहते हैं, और इसी व्यवस्था को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम कोई जीव नहीं है, इनका जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोडियम। और ये जो जेली जैसी संरचना है वो क्या है, श्लेष्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में श्लेष्मा। अब अगर इनके हम जनन की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये भी अलिंगिक
व लैंगिक दोनों टाइप का जनन करेंगे। अलैंगिक में वही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी खंडन हो जाएगा। जनरली नीचे व लोअर कैटेगरी के अगर आप जीव देखेंगे तो उनमें खंडन द्विखंडन ऐसे ही पाए जाते हैं। लैंगिक जनन इनमें थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है। लैंगिक जनन की अगर हम इनकी बात करें तो लैंगिक जनन में ये दो तरह की संरचनाएं बनाते हैं। देखो, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब इनकी जैसी ये चाहते हैं वैसी कंडीशन है, अच्छे से इनको अंधेरा मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, अंधेरे के देवता है, अंधेरा चाहिए इसमें, तो इनको अंधेरा मिलता रहेगा तो ये अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जब इनको सूखा मिल रहा है या लग रहा है कि अब मेरी मौत होने वाली है, विपरीत परिस्थितियां आ गई है, तो ये लैंगिक जनन करना शुरू कर देते। कैसे? ये जो प्लाज्मोडियम है दो तरह के शेप बना लेता है, एक तो कुछ ऐसा इस तरह का, और एक कुछ लंबा सा ऐसा जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसमें भी होगा न्यूक्लियस। तो इसको तो हम बोलते हैं मिक्सोअमीबा। अब ये अमीबा से इसको रिलेट ना करें, ये अमीबा जैसा है इसलिए इसको मिक्सोअमीबा कह रहे हैं। और इसको बोलते हैं स्वाम सेल या स्वाम कोशिका। दो तरह की कोशिका बनाते हैं। और फिर यही ये क्या करेंगे, मिक्सोअमीबा बना लेगा। मतलब कैसे? एन एन बनेगी, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ये सिर्फ समझ ले, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, आगे भविष्य के लिए आप लिख सकते हैं। तो मिक्सोअमीबा बनाते हैं, फिर दो मिक्सोअमीबा मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल मिक्सोअमीबा बन जाएगा 2n वाला, फिर वो बड़ा होके ये प्लाज्मोडियम बना लेगा। ऐसा ही इसमें भी होगा, स्वाम सेल बनेगी, दो स्वाम सेल मिल जाएंगी, n 2n हो जाएंगे, और फिर वो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वैसा स्लाइम सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। मतलब एक जो ये सेल है ना, वो यहाँ पे खोल के दिखाई हुई है, इसमें सब कुछ है। राइबोसोम भी है जो नॉर्मल कोशिकाओं में होता है, ठीक है, वो कोशिका भित्ति है नहीं, सिर्फ कोशिका झिल्ली है, वो भी जेली लाइक झिल्ली है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेलिकल है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जो फूड वैक्यूल्स है, जो हम बोलते हैं स्टोरेज फूड है, वो भी है इसमें, ऑयल ग्रेन्यूल्स है, सब कुछ है। इतना डिटेल में हमें क्योंकि जाना नहीं है, सिर्फ आप डायग्राम याद करके इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। तो ये है स्लाइम या अवपंक। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जो कि विषमपोषी है। प्रकाश संश्लेषी पढ़ ली हमने, अब घटक पढ़ लिए, अब तीसरा है विषमपोषी। तो विषमपोषी में हमें क्या करना है, एनिमल लाइक, पहले ही मैंने बोल दिया क्योंकि अभी सवाल आने वाला है। अच्छा, युग्लिना के लिए कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि युग्लिना जो है वो क्या है, हम बोल रहे हैं कि उसमें पौधों के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर हैं, तो मैम उसे इसमें क्यों रखा गया है, मीन्स इसको किस में क्यों रखा गया है, इसमें प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें। हालांकि मैं अभी भी बोल रही हूँ इसे लिखे ना, सिर्फ आपके कंफ्यूजन के लिए युग्लिना के साथ मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ। क्या? देखो, जितने भी बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति वैज्ञानिक है, जो क्या समझते हैं कि युग्लिना कैसा है, प्लांट लाइक है, यानी उसको प्लांट में रखना चाहिए, तो वो सारे इसको रखते हैं युग्लिनोफाइटा में रखते हैं, ठीक है। और जितने भी जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो जंतु वैज्ञानिक हैं, वो किस में रखते हैं इनको, वो बोलते हैं कि ये तो एनिमल है, तो वो इसको एक प्रोटोजोआ भी हम पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर आएगा, प्रोटोजोआ के मेस्टिगोफोरा में रखते हैं। प्रोटोजोआ तो क्या हो गया, फाइलम, और क्लास हो जाएगी मेस्टिगोफोरा। तो अब इस दुविधा को दूर करने के लिए अब जो नया क्लासिफिकेशन आया है, या आप थोड़ा सा बीएससी में जब दूसरे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया हम कुछ ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों ने हर एनिमल को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया है। जैसे प्रोटोजोआ आएगा तो प्रोटिस्टा के अंदर ही, तो जूलॉजिस्ट ने उसको प्रोटोजोआ में ही रखा हुआ है, इसीलिए हम उसको अभी किस में पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रोटिस्टा के लिए हम कहते हैं कि क्या है, वो एक कोशिकीय है
और प्रकाश संश्लेषी है। तो ये दोनों कैरेक्टर यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखने को मजबूर करते हैं। लेकिन वनस्पति की इसको यूग्लिनॉइड में रखते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा, यूग्लिनॉइड में ही पढ़ा, प्रोटिस्टा में तो पढ़ा, लेकिन प्रोटिस्टा का एक ग्रुप बना रखा है यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनॉइड, ठीक है। और जूलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको प्रोटोजोआ में रखो। प्रोटोजोआ इसी का, प्रोटिस्टा का ही पार्ट है, लेकिन हम उसमें अभी यूग्लिना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम वो वाला क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे। बेंथम मूकर का क्लासिफिकेशन होता है, लीनियस का क्लासिफिकेशन होता है, हम सिर्फ वी टेकर वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ये मेस्टिगोफोरा में। तो अब ये डिसाइड किया गया कि एक नया ही नाम यूग्लिना के लिए दे दिया गया बाद में, जिसमें उसको दे दिया गया फाइटोमेस्टिगोफोरा। मतलब फाइटा यहाँ से ले लिया क्योंकि पौधे जैसा है, फाइटा का मतलब प्लांट और मेस्टिगो का मतलब होता है एनिमल लाइक, तो उसको नाम नया एक वर्ग बना दिया गया फाइटोमेस्टिगोफोरा। ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कई लोगों को ये थी कि कनेक्टिव लिंक है तो इसको इसमें क्यों रख रखा है, तो उसका आंसर ये है। चलिए, तो जैसा मैंने बोला प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं, तो जो विषम पोषी है या एनिमल लाइक है उनको हमने किस में रख दिया, प्रोटोजोआ में रख दिया। प्रोटोजोआ में यूग्लिना को भी रखा गया था कुछ टाइम मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत, अब नहीं है, हटा दिया गया उसको, ठीक है। और जिनका पुराना क्लासिफिकेशन है उनमें तो मिलेगा। तो प्रोटोजोआ जो है वो है एनिमल लाइक। ये कैसे दिखते हैं, इनमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो इनको जंतुओं की तरह बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टा के एक अलग ग्रुप विषम पोषी में रखा गया है, जिसका एक ग्रुप बनाया है प्रोटोजोआ। ये परपोषी व परजीवी दोनों होते हैं, स्वपोषी नहीं है ये कहीं भी, इसलिए प्रकाश संश्लेषण वाले ग्रुप में नहीं रखा इनको। ये परजीवी है, या तो किसी दूसरे से अपना खाना लेते हैं या दूसरे को खाते हैं, दो ही काम है इनके, ठीक है। दूसरा है यह कशाबिक, अकशाबिक, अनिश्चित आकार के भी होते हैं, मतलब फ्लैजिला हो भी सकते हैं, फ्लैजिला नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। एक केंद्रकीय, यानी कि किसी में एक केंद्रक मिलेगा, किसी में द्विकेंद्रक मिलेगा, किसी में बहुकेंद्रकीय हो सकते हैं। इन्हें 4 समूह में बांटा गया है। अब उससे पहले ये जो एक केंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय, इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक केंद्रकीय, एक केंद्रकीय का एग्जाम्पल है अमीबा। द्विकेंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय में ये पढ़ने वाले हैं हम अभी नीचे, क्योंकि 4 समूह बांटे हैं ना, ये 4 समूह में ये आ जाएगा अमीबा। और द्विकेंद्रकीय में आ जाता है पैरामीशियम। इसको जरा ध्यान रखें, गौर से ध्यान रखें। द्विकेंद्रकीय, नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा द्विकेंद्रकीय प्रोटोजोआ है, उसमें ये ऑप्शन थे, तो बच्चे कंफ्यूज, द्विकेंद्रकीय, 2 केंद्रक किसमें, तो इसमें 2 केंद्रक होते हैं, अभी देखेंगे कौन से 2 केंद्रक। और तीसरा है बहुकेंद्रकीय। तो बहुकेंद्रकीय का एग्जाम्पल है पैलोमिक्सा। इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं, तो ये नोट कर लीजिए, नाम एक्स्ट्रा में है ये, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत। चलिए, 4 समूह में बांटा गया है। सबसे पहले है अमीबीय प्रोटोजोआ, जिनको अमीबीय नाम से पता चल रहा होगा, इसमें अमीबा होगा 101%, और उसी को हम बोलते हैं सार्कोडीना, क्योंकि जब आप, मैंने बोला बीएससी में जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो अमीबा को सार्कोडीना में भी पढ़ेंगे, तो प्लाज्मी जो अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सार्कोडीना में भी रखा जाता है। ये स्वच्छ जल व समुद्री व नम जगहों पर पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में मतलब फ्रेश वाटर में रहेंगे, समुद्र में भी मिलेंगी इनकी कुछ स्पीशीज, और नम स्थानों पे भी ये मिलेंगे, मतलब ऐसा जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, गीलापन होता है, वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका है शरीर का आकार अनिश्चित। ये पता ही, अमीबा के जितने कैरेक्टर आपको याद है ना, सब चेप देने हैं यहाँ पे। कैसा होता है अमीबा, अनिश्चित आकार का होता है। कूडपाद मतलब सूडोपोडिया बनाता है। क्या है सूडोपोडिया, ये अमीबा है, कुछ नहीं आता, अमीबा तो बनाना आता ही है। उसमें केंद्रक होगा, उसमें वैक्यूल होंगे, मतलब वही संकुचनशील रिक्तिका जिसकी बात मैंने बताई, जो पानी का नियमन करते हैं। पानी अंदर आ रहा है, उसको वापस बाहर भी भेजना है, वरना ये फट जाएंगे पानी में रहते हैं। तो संकुचनशील रिक्तिका होगी, केंद्रक होगा, और क्या होंगे ये जो बनते हैं, जब ये चलता कैसे है ये आपको पता है ना, इसके सूडोपोडिया बनते हैं, मतलब ये शेप चेंज करते रहते हैं। अगर अमीबा को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि अमीबा में बाहर की तरफ 2 तरह का कोशिका द्रव्य होता है। एक होता है बाहर वाला जो जेली जैसा होता है,
इसको बोलते हैं जेल, ठीक है। और अंदर वाला होता है वो थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का होता है, मतलब ये थोड़ा हार्ड है जेली जैसा, ये थोड़ा लिक्विड टाइप का है, इसको बोलते हैं सोल। ये जो सोल और जेल होते हैं ये जब आपस में हिलते हैं तभी इसमें सूडोपोडिया बनते हैं ना। ऐसा ऐसा जैसे अभी ये शेप है, थोड़ी देर बाद अमीबा का शेप ये यहाँ से शेप चेंज कर लेगा, ऐसा हो जाएगा चलने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ऐसे ऐसे चलता है। ये यहाँ पे, फिर दूसरा पैर यहाँ पे, फिर तीसरा, फिर ऐसे, है ना, घूमता है ऐसे 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 चलता है। तो ये इस तरह से चलता है। तो ये जो बनते हैं इसमें कुछ टाइम के लिए बनते हैं क्योंकि जेल है। स्लाइम मैंने आपको बताया ना, स्लाइम को जैसे डालोगे वैसा हो जाएगा, वैसे ये भी होता है, जैसे डालोगे वैसी जेली है ये, वैसी शेप ले लेगी। तो इसके जो पोडिया मतलब पाद है, क्योंकि काम क्या आ रहे हैं ये चलने के, हालांकि खाना पकड़ने के भी काम आते हैं। ये ऐसे कप बनाता है पोडिया से, बीच में इसके एनिमल आ जाता है तो कप बंद कर लेता है खाना अंदर, ठीक है, ऐसे भी करता है ये। तो इनको कूड पाद कहते हैं क्योंकि ये झूठे पाद हैं, असली पाद नहीं है, मतलब असली के पैर नहीं है, ये नकली पैर है, इसलिए इनको सूडोपोडिया कुछ टाइम के लिए बनते हैं, सूडोपोडिया कहा जाता है। ये परजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे ये जैसे ये है एनिमल, ये अमीबा है, इसको दिखा यहाँ पे कोई इसका फूड पार्टिकल बैठा है, मतलब कोई एनिमल छोटा बैठा है, तो ये क्या करेगा, सूडो जाएगा उसके पास चल के और उसके चारों तरफ ऐसे पोडिया बना लेगा, ठीक है। फिर ये पोडिया धीरे धीरे लंबे होके ऐसे बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएंगे, ये इसको ऐसे बंद कर लेंगे अंदर। और वो इसके अंदर क्या होता है, एक तो संकुचनशील रिक्तिका होती है और एक खाद्य धानी भी होती है। ये इसकी खाद्य धानी, ये खाद्य दानी के अंदर चला जाता है। खाद्य दानी में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे अंदर भी होते हैं, वैसे पाचक एंजाइम होते हैं। ये इस खाने को पचा लेते हैं, जो पचा हुआ पदार्थ होता है उसको बाहर, मतलब जो भी है इसकी जेली लाइक मेम्ब्रेन है उससे चिपक जाता है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो सारा पदार्थ जो है वो बाहर विसर्जित हो जाता है, वेस्ट मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, समझा दिया मैंने कि कुछ याद ना आ रहा हो पुराना तो। उसके बाद उदाहरण क्या है इसका, अमीबा। एक और उदाहरण आप दे सकते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसको कृपया याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। क्यों है इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको। अमीबा तो ये देख लिया आपने, ये देखिए ये फूड वैक्यूल है इसका, खाद्य दानी। ये यूरोइड है, मतलब इसमें कुछ ऑयल जैसी संरचनाएं होती है, वही स्टोरेज फूड का काम करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, मतलब संकुचनशील रिक्तिकाएं जो पानी का नियमन करेगी। वाटर वैक्यूल भी वही है, पानी रिक्तिका है। ये एक्टोप्लाज्म, जिसको ये बाहर की तरफ ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट दिख रहा है, इसको एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं और जेल भी कहते हैं। देखो दूसरी जगह प्लाज्मा जेल भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्टोप्लाज्म भी लिखा हुआ है, तो दोनों कह सकते हैं। और अंदर वाला होगा वो एंडोप्लाज्म होगा, जिसको हम प्लाज्मा सोल कहते हैं, प्लाज्मा सोल। और ये इसके सूडोपोडिया है, ये इसके सूडोपोडिया बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अमीबा है। इसके साथ हमें एंट अमीबा हिस्टोलिका याद रखना है, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलिका एक परजीवी के रूप में हमारी इंटेस्टाइन में रहता है जब हमें अमीबियासिस हो जाती है, ठीक है। अमीबियासिस क्या है, एक डिजीज है का नाम है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होती है। लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अमीबियासिस। दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो अमीबियासिस डिजीज करती है, क्या करती है, ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ रहती है और हम जो खाना खाते हैं वही, ये तो परजीवी है, इसका खुद का तो कोई है ही नहीं। तो ये क्या करती है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करती रहती है और फिर हमारा खाना खा जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। साथ में कुछ लक्षण भी पैदा करती है, जैसे डायरिया होना, उल्टी दस्त होना। धीरे धीरे हमारी इंटेस्टाइन वीक होती जाती है और फिर ये क्या करती है, हमारे फीकल की फॉर्म में, फीकल का मतलब जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, स्टूल जिसको कहते हैं, स्टूल,
जो अब हम पॉटी करते हैं, तो पॉटी के साथ में ये एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसका देखो पूरा साइकिल दे रखा है यहाँ पे। ये पूरा साइकिल हमें बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है कि ये देखो ये मुख से कैसे जाएगी, ये गंदा पानी पीने से, कंटामिनेटेड वाटर पीने से, गंदा खाना खाने से, ये जो ठेलों पे जो पानी मिलता है जिसको आप खाते हैं, अगर बाय चांस उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिका निकला तो वो आपके कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फिर वहीं पे क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, जनन करेगा, सेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या में बढ़ाएगा। और फिर क्या करेगा, आपके फीकल, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा हुआ स्टूल, यानी कि वही फीकल जब आप निकालेंगे, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे, तो वेस्ट मटेरियल के रूप में भी आपके शरीर से बाहर निकलेगा। कैसे पता चलेगा ये, तो आपका जो स्टूल निकलेगा, मतलब जो पॉटी निकलेगी उसमें श्लेष्मा होगा, मतलब चिपचिपा पदार्थ होगा, ब्लड भी साथ में निकल सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी इंटेस्टाइन को क्या कर रहा है, सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, और आपको डायरिया, उल्टी, दस्त, ऐसी सारी चीजें भी हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज है, इसको याद रखें, इसकी डिजीज भी याद रखें। चलिए अब है दूसरे टाइप के, ये हो गए सार्कोडीना या अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरे होते हैं कशाबिक, जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। अमीबा में कोई फ्लैजिला नहीं था, कोई कशाब नहीं था। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, सीलिया, पैरामीशियम नहीं है, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। कशाबिक का एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा और ट्राइकोमोनास है, अभी देखेंगे हम। यह स्वतंत्र या परजीवी होते हैं, मतलब या तो फ्री रहेंगे या फिर किसी के शरीर में रहेंगे। कशाब उपस्थित होते हैं, नाम से पता चल रहा है एक कैरेक्टर। दूसरा क्या होते हैं, ये ट्रिप्नोसोमा, एग्जाम्पल आपको बताया कि ये क्या है, ट्रिप्नोसोमा और ट्राइकोमोना। आपको एक दो कैरेक्टर ही लिखने हैं, बाकी आप अगर इसको याद रख के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ट्रिप्नोसोमा दिख रहा है, ये पिंक पिंक, ये है ट्रिप्नोसोमा। क्या करता है ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, एक डिजीज फैलाता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। शायद पहले किसी क्लास में मैंने बताया भी हो, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग कहते हैं इसको हिंदी में। ये कौन फैलाता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस स्पीशीज है। ट्रिप्नोसोमा की बहुत सारी स्पीशीज है, उसकी एक स्पीशीज है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ये जो है वो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, इसमें आदमी को सोने की बीमारी हो जाती है। अब आप ये पहले भी मैंने बोला कि ये मत कहिएगा कि हाँ मेरे पापा और मम्मी दिन भर सोते रहते हैं, उनको ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस अटैक कर गया है और स्लीपिंग सिकनेस हो गई है, वो नहीं। ये डिजीज अलग होती है, इसमें आदमी ऐसे खड़े खड़े भी सो जाता है, और सोना ऐसा घातक होता है कि कभी कभी ये सोते सोते मर भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके दिमाग में ये क्या करता है, ट्रिप्नोसोमा हमारा जो स्पाइनल, जो मेरुदंड है ना, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल फ्लूइड, जो मेरुरज्जु में जो द्रव्य है उसके अंदर रहता है, और दिमाग में रहेगा तो क्या आएगा, दिमाग को धीरे धीरे खा रहा होता है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। तो दिमाग को धीरे धीरे खाएगा तो आपका दिमाग ही नहीं, पूरा कंट्रोल ही किसके पास है, ब्रेन के पास, उसी को खा रहा है। तो आप धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, ऐसे लेजी आलसी हो जाएंगे, दिन भर सोने का काम रहेगा, और एक दिन आप परमानेंटली सो जाएंगे। ऐसा ये करता है, तो बहुत डेंजरस है ये, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास की एक स्पीशीज है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, यहाँ लिख दो मैं दोनों की स्पीशीज। ये तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, और ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस ये क्या करता है, ये हमारा एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलाता है, ठीक है, मतलब हमारे जो जननांग है उस पर अटैक करता है। जैसे हमारी वेजाइना के अंदर जो फीमेल है, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल है या मेल है, तो उनकी मेल के पेनिस में और फीमेल के वेजाइना में, योनि में रहता है, और वहाँ पे पीले गाढ़े द्रव्य को सिक्रीट करता है, जिससे बहुत स्मेल आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और ये एक दूसरे से फैलता भी है। यानी कि अगर आप किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं और आपको ये वाली डिजीज है, ट्राइकोमोनियालिसिस कहते हैं इस डिजीज को, अगर ये है तो आप इसको अपने साथी को भी फैला सकते हैं, ठीक है, तो ये एक डिजीज फैलाता है। चलिए ट्रिप्नोसोमा का एक बार बता दें, तो ट्रिप्नोसोमा कुछ ऐसा दिखता है, इसमें शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, ये इसमें यहाँ पे तो बेसल बॉडी होगी, बेसल बॉडी पढ़ाई थी ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में भी पढ़ाई थी। जो कशाब होते हैं ना वो किससे जुड़े हुए रहते हैं, बेसल बॉडी। जब हमने कशाब की संरचना पढ़ी थी फ्लैजिला की, तो आपको बताया था ऊपर तो वो फ्लैजिला होता है, नीचे दो बेसल बॉडी होती है। तो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से एक कशाब ऐसे निकला होता है, फ्लैजिला निकला होता है ये, और ये कुछ ऐसा होता है इस तरह से,
ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वैसी ही डिजाइन। और कहीं कहीं जगह पे ये कशाफ जो है ये इसके स्किन से ऐसे जुड़ा होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरह से। इसको वैसे अंडुलेटिव मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, इतना डिटेल हम नहीं जा रहे। और क्या होगा इसमें, केंद्रक होगा, वही इसके स्टोरेज फूड होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ होगा इसमें। तो ये है ट्रिप्नोसोम, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रॉपर्ली नहीं, वैसे आपको ये लेहर वाला दिख रहा है ना, ये यही लेहर है इसकी। चलिए नेक्स्ट है पक्षमाभि यानी सीलिएटेड प्रोटोजोआ, वहां पे लिख दूं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सबके दो दो तीन तीन कैरेक्टर और 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हो, फोटो याद रखो, सब याद रहेगा। तो सीलिया, इसमें क्या होंगे, सीलिया होंगे। सीलिया और फ्लैजिला में पहले भी डिफरेंस बताया, फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीलिया हेयर लाइक छोटे छोटे और मतलब स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या है, ये सक्रिय गति करते हैं, मतलब एक्टिव गति करते हैं इस तरह से, बहुत स्पीड से। असंख्य पक्षमाभ होते हैं, क्योंकि छोटे हैं तो इनकी बॉडी पर, जैसे फ्लैजिला तो हमने देखा किसी में 1 है किसी में 2 है, ये पूरी बॉडी पर होंगे तो काउंटिंग नहीं है, असंख्य हो सकते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। यह द्विकेंद्रकीय होते हैं। द्विकेंद्रकीय मैंने बोला पैरामीशियम, तो वो वही आने वाले हैं, इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं पैरामीशियम। और इनके क्या क्या कैरेक्टर हैं ये देख लेते हैं। तो पैरामीशियम का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे यहाँ बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है पैरामीशियम, इस पे छोटे छोटे वाइट वाइट हेयर लाइक जो धागे समान संरचनाएं दिख रही है, वो सब क्या है, सीलिया है। एक मैं भी बना लेती हूँ। पैरामीशियम का एक कॉमन नाम आप याद रखेंगे, इसको स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। सोने वाला स्लीपर नहीं है ये, स्लीपर एनिमेक्यूल, एनिमल भी नहीं बोलते क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये एनिमल नहीं है, ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल जैसे है, तो इसीलिए इनको एनिमल क्यूल कहते हैं। क्यों स्लीपर, ये चप्पल जैसा शेप दिख रहा होगा आपको, ये चप्पल, स्लीपर वो वाली चप्पल है, तो इनको स्लीपर एनिमल क्यूल या चप्पल जैसी संरचना वाले। तो एक लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से कि क्या कर सकते हैं, स्लीपर लाइक एनिमल है। अब ये तो मैंने 3 लिखे, जो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है सब चेप दो। एक तो क्या, इनमें बहुत सारे सीलिया होते हैं, दूसरा ये द्विकेंद्रकीय होते हैं। अब द्विकेंद्रकीय की लाइन को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, ये मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि आप लाइंस कैसे ऐड कर सकते हो। डायग्राम ध्यान रखो और लाइन चिपो, ठीक है। द्विकेंद्रकीय होते हैं, उसके साथ क्या बोलोगे, एक इसमें होता है वृहत केंद्रक यानी कि बड़ा केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस, सॉरी मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा पास में चिपका हुआ सा दिख रहा है, ये माइक्रो है, सूक्ष्म, सूक्ष्म केंद्रक, ये छोटा वाला। अब इनके काम सुन लो। ये वृहत वाला केंद्रक तो बड़ा है, तो सारे आपके घर के बड़े क्या करते हैं, आपके दादाजी हैं या आपके घर में जो भी सबसे बड़ा है, चाहे आप छोटी फैमिली में रहते हो तो आपके पापा हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर का सारा मैनेजमेंट देखते हैं, क्या सामान लाना है, क्या खर्चा करना है, किसकी फीस भरनी है, किसको क्या देना है, किसको थप्पड़ लगाना है, किसको क्या करना है। तो वो सारा काम पैरामीशियम में कौन करता है, ये वृहत केंद्रक करता है। मतलब खाने पीने का पाचन करना, शरीर की नॉर्मल जो इसका शरीर है उसमें नॉर्मल क्रियाएं जो हो रही है, पानी एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको बाहर निकालना, इसमें भी होंगे। संकुचनशील रिक्तिका इसमें भी है ये, ठीक है। तो संकुचनशील रिक्तिकाएं होंगी, ये है इसकी संकुचनशील रिक्तिका, ये भी रेडिएटेड होती है अरीय रूप से, फ्लावर समान संरचना दिख रही है आपको, फूल जैसी, ये इसकी संकुचनशील रिक्तिका है। सब में मिलेगी ये, जो जो पानी में रह रहे हैं, ये वाली लाइन तो सब में ही चेपनी है। संकुचनशील रिक्तिका एक लाइन ये हो गई, ठीक है। सूक्ष्म केंद्रक है, सूक्ष्म केंद्रक ये तो सारे घर के काम निभाता है और ये काम करता है विभाजन में, जब इसका विभाजन होगा। विभाजन से आपको अगर एक बात याद आई हो कि खंडन, जो आप 10th में पढ़ के आए, 12th में फिर आने वाला है, ये भी बता दूं आपको कि अलैंगिक जनन जो अभी हम लिखते आए हैं, द्विविखंडन, तो पैरामीशियम में भी द्विविखंडन होता है और पैरामीशियम 2 तरह से डिवाइड करता है। एक तो लंबवत, मतलब यहाँ से 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, ऐसे लंबे से,
तो 2 पैरामीशियम बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो पैरामीशियम पूरे पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लैंगिक जनन की विधि। दूसरा अनुप्रस्थ, मतलब यहाँ से कट जाए तो आधा ऊपर आधा नीचे, फिर इस आधे का पैरामीशियम फिर से बन जाएगा और इस आधे का ऊपर वाला पोर्शन बन के पैरामीशियम बन जाएगा। ऐसे ही ये द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन भी करते हैं। तो एक लाइन ये ऐड हो गई कि ये क्या करते हैं भाई, अलैंगिक जनन। किसके द्वारा, खंडन या द्विविखंडन, और द्विविखंडन में भी अनुप्रस्थ और लंबवत। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इनमें संकुचनशील रिक्तिका होती है, डायग्राम ध्यान रखो, लिखो। संकुचनशील रिक्तिका हो गई, चारों तरफ सिग्लिया होते हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। इनको स्लीपर लाइक एनिमल कहते हैं। स्पेशल बात जो मैं बताने वाली हूँ कि पैरामीशियम की कुछ जातियों में द्विकेंद्रक तो होते हैं, लेकिन द्विकेंद्रक का भी प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एक पैरामीशियम की स्पीशीज है, इसको नोट कर लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। पैरामीशियम, एक्स्ट्रा चीजें हैं ये सब जो मैं लिख रही हूं। पैरामीशियम की एक जाति है कॉर्डेटम। इसमें तो ऐसा ही है, मतलब एक तो मैक्रो है मतलब बड़ा है और एक माइक्रो है। दूसरी जाति जो है वो है पैरामीशियम ऑरिलिया। इसमें एक तो मैक्रो होता है और 2 माइक्रो होते हैं। ये फिर से मैं कह रही हूं, ये लिखना नहीं है, ये जितना भी रामायण ये वाली जपी है मैंने अभी ये सब उगलने वाली आदतों की वजह से और एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप एक नई कॉपी बना लीजिए जहाँ पे, या फिर अपने ही नोट्स में एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना के उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। थोड़ा बीएससी में आप जाएंगे तब ये स्पीशीज वगैरह याद करनी पड़ेगी। अभी कोई एनसीईआरटी को जहाँ तक हम फॉलो कर रहे हैं ये इतना सारा बखेरा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए और ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे लिख दीजिए। इसलिए आज मैंने कम कैरेक्टर लिखे, मुझे सिखाना था। बच्चे पूछते मैम नोट्स कैसे बनाए, वही नोट्स यही तरीका है, चित्र याद रखो और चेपो इधर, वही चेपना है। बस 1-2 चीजें होती है, जैसे कहाँ रहते हैं तो वो थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ये स्वच्छ जल में रहते हैं या कैसे रहते हैं, वो देख लेना। तो यहाँ पे पक्षमाभी प्रोटोजोआ खत्म होते हैं, यानी फ्लेसिलिएटेड, और लास्ट है स्पोरोजोआ। स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, ये सिंपल सा इजी सा एक फैक्ट है। यह भी परजीवी संक्रमणकारी होते हैं, मतलब ये भी क्या फैलाएंगे, डिजीज फैलाएंगे। इसमें आ रहा है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। बीजाणु जैसी अवस्था होती है, मैंने कहा ना स्पोर यानी कि बीजाणु। स्पोर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बस एक लाइन तो ये रही, एक परजीवी होते हैं। मैक्सिमम प्रोटोजोआ में आपने देखा कोई ना कोई डिजीज फैला रहे हैं और परजीवी है सारे, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम, ये वाले प्लाज्मोडियम को मैं अंडरलाइन करने जा रही हूं क्योंकि ये किसी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम है। वो जो प्लाज्मोडियम है वो स्लाइम वाला स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक परजीवी है, इसका उदाहरण है जो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ ऐसी चोट हो गई है, आपके साथ भी ना हो, इसलिए इस बात को सुने अच्छे से, कि एक बार मैं एग्जाम देने गई थी और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आया था कि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, फैलता भी नहीं लिखा था, मलेरिया का कारण है ऐसे पूछा था। और ऑप्शन था मच्छर, उसमें प्लाज्मोडियम भी था और 2 ऑप्शन दूसरे भी थे। अब हम क्या बचपन से ऐसे पढ़ा रहे हो, अच्छा मलेरिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। भाई फैलता तो है, लेकिन उसमें फैलता वर्ड पे हमने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सोचते हैं मलेरिया मच्छर से होता है, मच्छर से नहीं होता। मच्छर के अंदर ये परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो मच्छर के सलाइवा यानी लार के अंदर होता है। और जब वो मच्छर उसको हम पे दया आ जाती है, उसको हम पे बहुत प्यार आता है, तो वो हमें किस कर देता है, और किस कर देता है तो वो प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा से हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। तो उसकी किस से बचे, क्योंकि ये डिजीज फैलाता है प्लाज्मोडियम। तो मैंने क्या किया, मलेरिया मच्छर पे टिक करके आ गई, बड़ा खुश भी थी, लेकिन भाई बाद में क्या हुआ, बॉम्ब फुस हो गया, पचका हो गया, मेरा गलत निकल गया आंसर। तो ये है प्लाज्मोडियम, ये देखिए इसकी बहुत सारी अवस्थाएं, ये अपने जीवन चक्र में अलग अलग शेप लेता है, स्पोरोजोइड और शाइजोगोइड और बहुत सारे, इतना हमें डिटेल में बाद में पढ़ना है। ये है प्लाज्मोडियम, ये जो दिख रहा है,
ठीक है। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जो मलेरिया को फैलाती है। इसकी कुछ बातें हम लिख सकते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज होती है जो मलेरिया फैलाती है, जिसमें कुछ डेंजरस स्पीशीज के नाम आप याद रखें। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी मलेरिया फैलाती है। मलेरिया कई टाइप का होता है। और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये वाला मलेरिया सबसे घातक है, मतलब सबसे डेंजरस। कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी मलेरियल स्पीशीज सबसे घातक या मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, जिसमें डेथ भी हो सकती है। मलेरिया से कई बार मृत्यु भी हो जाती है। नॉर्मल मलेरिया अगर इन बाकी स्पीशीज से होता है तो इतनी मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर फैल्सीफेरम से होता है तो मरने के चांसेस होते हैं। तो ये डेथ कराने वाला जो स्पीशीज है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसको ध्यान रखें, ये वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। तो प्लाज्मोडियम के क्या होंगे, स्पोरोजोआ होंगे। इनमें भी जन्म दोनों साइड से होता है। वैसे ये क्या करते हैं, अगर ह्यूमन में साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं, एक तो मनुष्य में होंगे, मनुष्य में जाएंगे, और दूसरा इनका होस्ट कौन है, होस्ट मतलब जिसमें ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अपना ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, मतलब 2 परपोषी में पूरा करता है। होस्ट का मतलब परपोषी, जिसके अंदर ये रहते हैं। और दूसरा अभी मैंने बताया मच्छर। तो कृपया मच्छर की किस से बचें और प्लाज्मोडियम मलेरिया से बचें। एक जो चीज़ है ट्रिपनोसोमा में मुझे याद आ रही है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ट्रिपनोसोमा भी अपना जीवन चक्र मतलब जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल जो है वो 2 में पूरा करता है। एक तो मनुष्य में, डेफिनेटली हम में फैला रहा है ना 2 डिजीज है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियस जो मैंने कहा, स्लीपिंग सिकनेस। इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अफ्रीका में अभी एक मक्खी बता रही हूँ, वो अफ्रीका में ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा होती है। इंडिया में आपको इतनी नहीं मिलेगी। तो एक तो ये मनुष्य में जब डिजीज फैलाता है तब, और दूसरा इसका है सेत्सी फ्लाई। अब इसकी स्पेलिंग पे ना जाए, क्या करूं, साइंटिस्ट ने स्पेलिंग ये ऐसे बनाई है, मैम बोल सेट्सी रही है, लिख टीसी रही है, तो इसको सेट्सी फ्लाई ही बोलते हैं। अब इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेट्सी फ्लाई, और मनुष्य में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। और आई होप आपको बहुत सारी अच्छी छोटी छोटी मगर मोटी बातें मिली होंगी जिसे आप नोट करके रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले ग्रुप के साथ।